हाय एवरीवन, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ चल रही थी, इसमें फंडामेंटल राइट्स टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक था, वील बी स्टार्टिंग विद दैट टॉपिक टुडे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इसको थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करेंगे और सारे आर्टिकल्स, सारे प्रोविजंस जो भी हैं फंडामेंटल राइट्स में, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट एट अ वेरी डीपर लेवल, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर 6 है फंडामेंटल राइट्स का, इंडियन पॉलिटी का। चलिए, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 में बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड आउट ऑफ पार्ट 3, इट इज़ एनश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इसके जो आर्टिकल्स हैं, ये आपके आर्टिकल्स आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट्स डील करते हैं, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज टू सिक्योर द पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ पीपल, right? To secure the political freedom of people, fundamental rights has been constituted. लेकिन the economic freedom and social freedom, इन दोनों freedoms को ensure करने के लिए DPSP को constitute किया गया था, ठीक है। It's very important to note and it is very important to remember the main objective of fundamental rights is to secure the political freedom of people, but social and economic freedoms of people are secured under directive principles of state policies, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? वो बिल ऑफ राइट्स यूएसए से इंस्पायर्ड है, वहीं से डिराइव हुआ है। Framers of the Constitution derived in inspiration from Constitution of USA, that is Bill of Rights। इसको बेसिक राइट्स भी कहते हैं, इंडिया में इसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन is rightly described as Magna Carta of India। मैग्ना कार्टा क्या है? ये एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे लीगल, सारे राइट्स आपके मेंशन्ड हैं, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा में आपके सारे राइट्स मेंशन्ड हैं। इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट, इट इज़ द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट जहाँ पे सारे राइट्स मेंशन्ड थे। व्हाट इज़ मैग्ना कार्टा? इट इज़ द चार्टर ऑफ राइट्स issued by King John of England in 1215, right? It is the first written document, पहला ऐसा written document है relating to fundamental rights of the citizen, ठीक है। कई बार कई सारे एग्जाम्स में फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई स्पेशली स्टेट पीसेस के पेपर में, तो ये याद रखिएगा। मैग्ना कार्टा जो है वही पहला रिटन डॉक्यूमेंट है फंडामेंटल राइट्स को रिलेट करते हुए। इट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट में समझेंगे आगे जब चलेंगे। जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल क्या है। चलिए, तो अब ये समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स किसको गारंटीड होती है, किसको ग्रांटेड होती है। टू होम द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड टू ऑल द सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, राइट। देयर इज एन एक्सेप्शन ऑल्सो। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नॉन सिटीजन्स या फॉरेनर्स को भी ग्रांट किए जाते हैं, एक्सेप्ट एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस को कोई भी फंडामेंटल राइट्स ग्रांट नहीं किया जाता है। कुछ फॉरेनर्स को सर्टेन एक्सेप्शंस के साथ फंडामेंटल राइट्स ग्रांट किए जाते हैं,
अभी आगे स्लाइड्स में हम देखेंगे, राइट। नाउ रीज़न क्या है, वाई आर द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड, क्यों किया गया इनको, क्यों गारंटी किया गया, क्यों ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, टू अपहोल्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, राइट, to uphold the dignity of individual, the larger public interest and unity of nation। देखिए, for a person to live and survive dignified तरीके से, अगर उसको इंटेग्रिटी डिग्निटी के साथ रहना है, ठीक है, उसके राइट सिक्योर होने चाहिए। There must be a right जहाँ पे एक इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट, बेसिक डेवलपमेंट के लिए देयर मस्ट बी अ राइट जो कि उसको गारंटी होना चाहिए। सो दिस इज द रीज़न फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, इक्वालिटी के लिए एंड डिग्निफाइड लाइफ के लिए। नाउ व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स मेंट टू बी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। हमने अभी ही समझा है कुछ देर पहले कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज इंश्योर्ड बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो आइडियल है वो फंडामेंटल राइट से ही प्रमोट होता है, सिक्योर होता है, ठीक है। अनदर पॉइंट इज preventing the establishment of authoritarian or despotic rule। गवर्नमेंट या स्टेट अथॉरिटेरियन बिहेवियर ना करे, दैट इज़ द रीज़न कि फंडामेंटल राइट्स को बनाया गया है, ठीक है। कोई अथॉरिटेरियन या डेस्पोटिक रूल कोई भी स्टेट या गवर्नमेंट ना करे। टू प्रोटेक्ट the liberties and freedoms of people against the invasion of state। अभी हम आगे स्टेट की भी मतलब समझेंगे। स्टेट से डोंट कंफ्यूज विद दी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, राइट। स्टेट का कॉमन टर्म है, स्टेट पॉलिटी के टर्म्स में स्टेट इज अ कॉमन टर्म विच सिग्निफाइज गवर्नमेंट, राइट। तो प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स ऑफ पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ द स्टेट। Another point is operate as limitations on the tyranny of the executive and arbitrary laws of legislature। अगर arbitrary laws फंक्शन होते रहेंगे, अगर arbitrary laws बनते रहेंगे और executive and legislature उनको implement करते रहेंगे, in that case freedom and liberty of common people will be questioned, it will be in danger, right। Establishing a government of laws and not of men। It's a very important point कि एक गवर्नमेंट ऐसी बननी चाहिए जो कि लॉज की हो, जो कि राइट्स और फ्रीडम को कंसर्न करके हो, ना कि किसी इंडिविजुअल के लिए हो, राइट। तो यही रीजंस हैं फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने का, इनको रखने का। अब फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? वाई आर फंडामेंटल राइट्स called fundamental? Because they are guaranteed and protected by the Indian Constitution, which is the fundamental law of land. We already know Indian Constitution is the most basic, most organic, and it is the fundamental law of the land, right? This is the reason fundamental rights are named as fundamental. They are the most essential rights for the overall development। ठीक है, अभी बात करी कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक इंडिविजुअल के एक बेसिक राइट, एक एसेंशियल राइट जो है वो फंडामेंटल राइट गारंटी करती है, विच कैन बी मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड मॉरल। दीज आर द बेसिक राइट्स जो कि एक इंडिविजुअल को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये गारंटी करती है कि इसीलिए फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल कहा जाता है। दिस इज द रीजन फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल। अब फंडामेंटल राइट्स को एक ग्लांस कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है, उसका पार्ट है, पार्ट 3 का। एंड
आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो पहला आर्टिकल है, पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, राइट। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, राइट, इक्वालिटी। सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। छठा जो राइट था, सिक्स्थ राइट वॉज राइट टू प्रॉपर्टी। ये भी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था 1978 तक, ठीक है। आर्टिकल 31 विच वॉज राइट टू प्रॉपर्टी, इट वॉज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टिल 1971 with 42nd Amendment Act of 1978. This fundamental right was removed from the list of fundamental right and it is kept as a legal right under Article 300, right? Part 12 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अब प्रॉपर्टी जो राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको रख दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वैसे ही राइट टू प्रॉपर्टी को लेके काफ़ी बातें चल रही थी न्यूज़ में। तो राइट्स, फंडामेंटल राइट जो है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, दैट वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 308 जो कि पार्ट 12 का पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और इसके बाद अगला जो है वो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विच इज अंडर आर्टिकल 32, राइट। एक एक करके हम इन सारे आर्टिकल्स को समझेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसको एक एक करके समझेंगे। चलिए, अब फंडामेंटल राइट्स के कुछ एसेंशियल फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। What are some essential features of fundamental rights? So some of these rights are only available to the citizen of India. कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, while others are available to all persons, whether citizens, foreigners or legal persons like corporations or companies, ठीक है। Another feature is they are not absolute but qualified. But obvious है, अगर ये absolute होंगे तो restrictions नहीं रहेंगे and individual on the basis of fundamental right, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ तो restrictions होनी चाहिए and these restrictions are meant for the cases of emergency. चाहे वो इंटरनेशनल इमरजेंसी हो या नेशनल इमरजेंसी हो, इन केसेस में अभी हम आगे समझेंगे किस केस में कौन से फंडामेंटल राइट्स वैलिड होते हैं, नहीं होते हैं। तो बेसिकली इमरजेंसी के केस में दीज आर क्वालिफाइड, दीज आर रेस्ट्रिक्टेड। द स्टेट कैन पुट रीजनेबल restrictions on them in the case of emergency. Most of them are available against arbitrary action of the state. This is one of the main feature of the fundamental rights, ठीक है, कि ये स्टेट के arbitrary action के against है। See, fundamental rights against the state है, it is not against private individual. Fundamental rights act against the state, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है
कुछ फंडामेंटल राइट्स वो नेगेटिव होते हैं अपने कैरेक्टर में, ठीक है. सम फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, दैट इज दे प्लेस लिमिटेशंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट के ऊपर अगर ये लिमिटेशंस डाल रहे हैं, दिस मीन्स दे आर नेगेटिव, इनका कैरेक्टर नेगेटिव है. while others are positive, conferring certain privileges on the person. तो वो फंडामेंटल राइट्स जिनका कैरेक्टर पॉजिटिव है वो कुछ ऐसे राइट्स कॉन्फर करते हैं, कुछ ऐसे प्रिविलेजेस कुछ लोगों पे कॉन्फर करते हैं, ठीक है. चलिए अगला है दे आर जस्टिसिएबल. अभी हमने कहा था कि हम इसके बारे में बात करेंगे. जस्टिसिएबल का मतलब है कि पर्सन्स टू मूव टू द कोर्ट्स फॉर देयर एनफोर्समेंट. अगर किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, दैट पर्सन कैन immediately approach to the court, and that too if he wants, if he or she wants, he can directly approach to the Supreme Court. ठीक है. तो justiciable है, allowing persons to move the courts for their enforcement if and when they are violated. In case of infringement or violation, they can directly move to the court. They are defended and guaranteed by the Supreme Court. Article 32, constitutional remedies, right? They are not sacrosanct और permanent. ये sacrosanct नहीं है या permanent नहीं है. पार्लियामेंट इनको रिपील कर सकता है, but only by a constitutional amendment act. सिर्फ फंडामेंटल राइट्स रिपील होंगे, अमेंड होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर, नॉट थ्रू एनी ऑर्डिनरी एक्ट, नॉट बाय ऑर्डिनरी एक्ट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है. प्लीज रिमेंबर. अनदर पॉइंट इज दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी. दिस इज द रीजन दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, ठीक है. तो ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी के केस में इनको सस्पेंड किया जा सकता है. हाउएवर देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस टू दिस. क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? 2 आर्टिकल्स हैं जिन्हें हम नेशनल वॉर या इमरजेंसी के केस में भी सस्पेंड नहीं कर सकते, एंड दोज 2 आर्टिकल्स आर आर्टिकल 20 एंड 21. Article 20 and 21 are guaranteed even during the times of emergency, right? Again, it's a very important point. बहुत देखिए, जो exceptional points होते हैं ना, common points तो सभी को याद रहते हैं, बट जो एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं, जो एक दूसरे पॉइंट से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं या थोड़े से स्पेशल हट के पॉइंट्स हैं, प्लीज़ कीप दोज पॉइंट्स इन योर माइंड, बिकॉज मेनी टाइम्स जो सवाल बनते हैं वो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बनते हैं, इन्हीं इम्पॉर्टेंट फीचर्स के ऊपर बनते हैं, ठीक है. चलिए, तो 6 fundamental rights, 6 rights guaranteed by Article 19 can be suspended only when emergency is declared on the grounds of war and external aggression. इसका मतलब है सिर्फ इंटरनेशनल इमरजेंसी के केस में ही आर्टिकल 19 के 6 राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं, एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल इमरजेंसी. इंटरनल इमरजेंसी के केस में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है. सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के ग्राउंड्स पे ही आर्टिकल 19 के जो 6 राइट्स हैं, ABCDEF, उसके जो 6 क्लॉजेज हैं, हम समझेंगे सारे क्लॉजेस को, वो सारे 6 क्लॉजेस एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में ही सस्पेंड होते हैं, इंटरनल इमरजेंसी के केस में नहीं होते हैं. नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, दैट इज इंटरनल इमरजेंसी. इस केस में आर्टिकल 19 के क्लॉजेस सस्पेंड नहीं होंगे. देयर एप्लीकेशन कैन बी restricted
while martial law is in force in any area. कई ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज होता है, तो वहाँ पे ये रेस्ट्रिक्टेड होंगे. मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं, आप सेल्फ खुद जाके आप इन्फ्रिंजमेंट का केस कर सकते हैं. वाइल अ फ्यू ऑफ देम कैन बी एनफोर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉ मेड फॉर गिविंग इफेक्ट टू देम. राइट, few are self executory and few are based on the law, जिसको कि वो इफेक्ट देता है. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्टिकल 12 जहाँ से फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है. आर्टिकल 12 डिफाइंस द टर्म स्टेट. तो एग्जैक्टली स्टेट होता क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके समझते हैं. व्हाट इज स्टेट? होता क्या था, राजा होते थे, वो अपने सब्जेक्ट्स के वेरियस राइट्स और लिबर्टीज़ को रिकॉग्नाइज करते थे. ठीक है, और ये इसी बात का एश्योरेंस था कि राजा भी उन बेसिक कुछ ऐसे राइट्स और लिबर्टीज़ होते थे जिनको वो एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे. ठीक है, रिस्पेक्ट करेंगे. धीरे धीरे क्या होने लग गया, ह्यूमन थिंकिंग इवॉल्व होने लगी. राइट, और इवॉल्व होते होते ये रिकॉग्नाइज किया गया कि देर आर सम बेसिक राइट्स एंड लिबर्टीज़ जिनको कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. राइट, तो कुछ ऐसे राइट्स हैं, कुछ ऐसी लिबर्टीज़ हैं जिनको कि आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो. ठीक है, जिनको स्टेट को प्रोटेक्ट करना ही होगा बाय एनी चांस. तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, इस ऑब्जर्वेशन का नतीजा ये था कि मैग्ना कार्टा, फिर बिल ऑफ राइट्स एंड देन फंडामेंटल राइट्स को कंसोलिडेट किया गया. राइट, नाउ व्हाट हैपेंड इन 1928, मोतीलाल नेहरू ऑब्जर्व्ड and said that we should guarantee fundamental rights in such a manner कि उन्हें किसी भी circumstances में withdraw नहीं कर सके कोई भी, और state उन fundamental rights के against या citizen के against ऐसा कोई arbitrary action न ले. Right, so there need to be fundamental right guaranteed to the citizen जो कि जिसके against state काम ना कर सके और लोगों के राइट्स और लिबर्टीज सिक्योर्ड रहें. नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज स्टेट? स्टेट होता क्या है? ठीक है, चलिए, तो ये आर्टिकल 12 में हम समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेट. तो आर्टिकल 12 जो है, दैट हैज़ डिफाइंड द टर्म फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3. पार्ट 3 के लिए ही आर्टिकल 12 जो है स्टेट का मतलब समझाती है. आर्टिकल 36 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, वो पार्ट 4 के लिए स्टेट का मतलब उसमें डिफाइंड है. ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ पार्ट 3 के लिए है. अकॉर्डिंग टू इट द स्टेट इंक्लूड्स, अब स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड Parliament of India, that is executive and legislative organs of union government. Understood है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट. ठीक है, ये तो स्टेट होगा ही होगा. नेक्स्ट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. अगेन दिस इज वेरी ऑब्वियस. अब जो बाकी के 2 पॉइंट्स हैं ये थोड़ी सी एम्बिग्विटी क्रिएट कर रहे थे. All local authorities, that is municipalities, पंचायत्स एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स. ठीक है, तो पहले 2 गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट, सेकेंड वन वॉज गवर्नमेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, एंड थर्ड इज ऑल लोकल अथॉरिटीज़ जो कि आपके पंचायत है, आपकी लोकल बॉडीज़ हैं जितनी भी, म्यूनिसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सारे स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़, यहाँ पे मेन काफ़ी सारी केसेस हुए हैं, काफ़ी सारे डिस्कशंस हुए हैं कि क्या अदर अथॉरिटी, ऑल अदर अथॉरिटीज़, दैट इज़ स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ लाइक LIC, ONGC, सेल एट्सेट्रा. तो अदर अथॉरिटीज़ की डेफिनेशन में कौन कौन सी बॉडीज़ आती हैं?
राइट? ये थोड़ा सा एम्बिग्विटी क्रिएट किया था, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो अदर अथॉरिटीज़ के केस में सबसे पहला जो केस हुआ था वो हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का केस में। सी, वी आर गोइंग टू आंसर few questions which is related to other authorities mentioned in point 4 of definition of state। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अदर अथॉरिटीज़ में आता है? क्या नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आप पढ़े होंगे वो स्टेट की डेफिनेशन में आती है? क्या जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन में आता है? राइट? सो वी आर गोइंग टू आंसर दीज क्वेश्चंस which are concerning the point 4 of other authorities under the definition of state under article 12। पहला केस जो था वो था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में। बहुत अच्छा केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, थोड़ा सा ब्रीफ में आई एम जस्ट गिविंग यू अ बैकग्राउंड समझने के लिए, लिंक कर लोगे आप एंड यू विल गेट अ वेरी डीपर क्लैरिटी कि किस बॉडी को हम स्टेट में इंक्लूड करेंगे, किसको नहीं करेंगे, राइट? तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, इसको बनाया गया है अंडर मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है? तो ये सवाल उठा, क्या ये यूनिवर्सिटी स्टेट है? इज दिस यूनिवर्सिटी अ स्टेट? तो जजेस ने ये कहा कि अदर अथॉरिटीज़ के केस में अगर हम बाकी पॉइंट्स देखें तो वो एक सिमिलर पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इफ़ आई से कार, बस, ट्रेन, डैश, ठीक है? इफ देयर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स, कार, बस, ट्रेन, डैश, तो उस डैश में आप व्हीकल लिखोगे, क्योंकि कार भी एक व्हीकल है, बस भी एक व्हीकल है और ट्रेन भी एक व्हीकल है, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट ने सेम लॉजिक लगाते हुए, जजेस ने सेम लॉजिक लगाते हुए ये बोला कि बाकी जो 3 पॉइंट्स हैं जो स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं, विच इज़ पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड योर लोकल बॉडीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पंचायत्स, ये सारे गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं, ये तीनों सॉवरेन हैं। इसलिए 4th पॉइंट जो चौथी क्राइटेरिया होनी चाहिए वो भी एक गवर्नमेंटल या सॉवरेन बॉडी होनी चाहिए। दिस इज़ वाई यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आ सकती। अब इस केस में एक टर्म आया जो कि एजुस्डन जेनेरिस, इसका मतलब है ऑफ द सेम काइंड। अभी जो हमने समझा ना, कार, बस, ट्रेन, इसी सेम काइंड पे चौथा ब्लैंक भरा हमने। सिमिलरली पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत्स, ये तीनों गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं और ये सॉवरेन हैं। तो चौथे वाले को भी ऑफ द सेम काइंड वी हैव टू पुट द क्राइटेरिया। इस केस के अंडर में यूनिवर्सिटी स्टेट नहीं थी, ठीक है? एजुस्डन जेनेरिस ये कैंसिल हो गया एक दूसरे केस में जो कि था उजमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो 3 पॉइंट्स पहले मेंशन्ड हैं, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड योर लोकल बॉडीज़, इनके बीच में कोई कॉमन थ्रेड नहीं है, इनके बीच में कोई एक कॉमन जीनस नहीं है। हेंस 4th पॉइंट को भी आप एक सॉवरेन या गवर्नमेंटल इनहेरिटेंस पे नहीं रख सकते, राइट? तो एजुस्डन जेनेरिस, जिसका मतलब था ऑफ द सेम काइंड, इसको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है? इसको कैंसिल कर दिया गया। तो अब दूसरा केस आता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल का केस। इसमें ये क्वेश्चन उठा कि वो बॉडीज़ जिनको किसी लॉ के थ्रू या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के थ्रू या स्टैट्यूट किया जाता है, क्या वो स्टेट का पार्ट हैं या नहीं? तो क्योंकि ये ऑब्वियस है, उनको अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत स्टैट्यूट किया जा रहा है, दैट मीन्स कि उनके पास पावर्स होंगी। ऐसी बॉडीज़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से या स्टैट्यूट से बनी होती हैं, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट दे आर गवर्नमेंटल और दे आर सॉवरेन इन नेचर। दिस मीन्स कि वो यूनिवर्सिटीज़ स्टेट हो सकती हैं जो कि सॉवरेन या गवर्नमेंटल नहीं है। तो इस डिसीजन के हिसाब से यूनिवर्सिटी स्टेट की डेफिनेशन में आता है। अगला केस था सुखदेव वर्सेस भगत राम का। इसमें स्टैट्यूटरी बॉडी
LIC, ONGC, IFC, इन पे क्वेश्चन आया कि क्या ये बॉडीज स्टेट के केस में आती हैं, तो यस, कोर्ट सेड कि वेरी वेल दीज बॉडीज आर अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. नेक्स्ट केसेस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, थोड़ा सा बैकग्राउंड से समझेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं. RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का केस. सो व्हाट हैपेंड वाज, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कई सारे टेंडर्स रिलीज किए थे एंड RD शेट्टी ने एक टेंडर को अप्लाई किया. Now because of some discriminatory reasons his tender got rejected. इन्होंने फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल किया एंड देन उसमें ये था, अब क्वेश्चन ये आता है, अगर कोई पर्सन, इफ अ पर्सन इज फाइलिंग अ केस अगेंस्ट फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंजमेंट, तो हमें पहली बात यही नहीं पता है कि क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एक स्टेट है. अगर वो एक स्टेट है तब तो ये केस वैलिड है. इफ़ इट इज़ नॉट अ स्टेट तब फंडामेंटल राइट का केस इस पे वैलिड नहीं होगा. तो एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटलिटी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई किया कि IAA को बनाया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट 1971 के अंडर में, राइट. और इस समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स थी इसके चेयरमैन को डिसाइड करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए, अदर मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए, as well as the capital amount was invested by the central government. Hence the court said yes, IAA is a member, is a state, it comes under the definition of state. तो ये भी क्लियर हो गया RD शेट्टी वर्सेस IAA के केस में कि यस, ये भी एक एजेंसी है जो कि स्टेट के अंदर में आती है. नेक्स्ट केस इज सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें कि ये कहा गया कि भारत पेट्रोलियम इज ऑल्सो अ स्टेट, इसको भी स्टेट के डेफिनेशन में रखा जाएगा. नाउ अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्या जुडिशरी भी पार्ट है स्टेट का? इज जुडिशरी ऑल्सो, डज जुडिशरी ऑल्सो कम्स अंडर द परव्यू ऑफ स्टेट? तो पहला केस है प्रेमचंद्र गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर का. इसमें रूल मेकिंग पावर बोली गई है कि वो ऐसी बॉडीज जिनके पास रूल मेकिंग पावर्स हैं, दे कम अंडर द परव्यू ऑफ स्टेट, दे कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. अनदर केस इज AR अंतुलय वर्सेस RS नायक केस, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नॉन जुडिशियल फंक्शंस अगर कोर्ट जुडिशरी परफॉर्म कर रहा है तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आता है. बट अगर वो जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है तो वो नॉन स्टेट के क्राइटेरिया में आता है. ठीक है, नॉन जुडिशियल फंक्शंस स्टेट है, जुडिशियल फंक्शंस की अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो वो नॉन स्टेट के क्राइटेरिया में आता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, इवन अ प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट फॉल्स अंडर द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12, राइट. चलिए, अब कंपैरिजन है कि फंडामेंटल राइट्स जो गारंटी किया जाता है, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि सिटीजन्स के लिए होते हैं और कुछ होते हैं जो कि नॉन सिटीजन्स फॉरेनर्स के लिए होते हैं. हाउएवर एनिमी एलियंस के लिए कोई भी फंडामेंटल राइट गारंटीड नहीं है, राइट. तो एनिमी एलियंस के लिए कोई फंडामेंटल राइट नहीं होता. चलिए, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, नॉट टू फॉरेनर्स. आर्टिकल 15, Article 16, Article 19. 15, prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 16, equality of opportunity in matters of public employment. ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में सिर्फ सिटीजन को ही आप फंडामेंटल राइट गारंटी कर रहे हो. थर्ड वन इज आर्टिकल 19, जिसके अंदर में 6 क्लॉजेज हैं. प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, राइट. वेयर एज इन द केस ऑफ अवेलेबल टू बोथ फॉरेनर्स एंड सिटीजन एक्सेप्ट एनिमी एलियन, फॉरेनर्स को जो राइट्स मिल रही हैं
वो मिल रही है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज अंडर आर्टिकल 14, ठीक है। एक प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस आर्टिकल 20 मिल रहा है फॉरनर्स को, एंड देन आर्टिकल 21 ऑब्वियस है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू लाइफ जो है वो आर्टिकल 21 का है, इट विल बी गारंटीड टू फॉरनर्स एज वेल, राइट। चौथी जो राइट है जो कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए है वो है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 19 के अंदर आता है, एंड आर्टिकल 30 विच इज राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट। ये 5 राइट्स थे जो कि गारंटी हो रहे थे सिर्फ सिटीजन्स को। 15, 16, 19 के सारे क्लॉजेस, देन 19 में ये लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, माइनॉरिटीज एंड 30 ये थे आपके सिटीजन्स के लिए। नॉन सिटीजन्स के लिए आर्टिकल 21A विच इज़ एलिमेंट्री एजुकेशन का राइट, ये फॉरेनर्स को मिलता है, गारंटी होता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस आर्टिकल 22, दिस इज ऑल्सो गारंटीड टू फॉरेनर्स। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर के प्रोटेक्शन को भी फॉरेनर्स को ग्रांट किया जाता है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज आर्टिकल 24, दिस इज ऑल्सो ग्रांटेड टू द फॉरेनर्स। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, दिस इज ऑल्सो गारंटीड। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, तो राइट टू रिलीजन भी इनको वेरी वेल मिला हुआ है, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बेसिकली राइट टू रिलीजन पूरा इनको ग्रांटेड है फॉरेनर्स को, राइट, एज वेल एज सिटीजन्स को तो है ही, ठीक है। तो आई होप ये कंपेरिजन क्लियर हो गया होगा। This was the basic and conceptual clarity beginning of the fundamental rights as a concept and the chapter. Also we have dealt with article 12 बहुत deep में जाके। नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो अगली क्लास का टॉपिक है वो आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 14 है, इसको हम और कंटिन्यू करते रहेंगे। काफ़ी वास्ट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो आई अगेन से, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी वीडियो को लेके, किसी भी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, प्लीज़ कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स, राइट। सो थैंक यू एंड आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।